बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबके। सबसे पहले तो मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ कि अब आप जो है वो 10th क्लास में हो गए और इसके साथ मेरी तरफ से तमाम स्टूडेंट्स जो 10th क्लास में जो है वो प्रमोट हुए हैं, उन सबको मेरी तरफ से जो है बहुत बहुत मुबारक। स्टूडेंट्स, आज हम जो है वो 10th केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने लगे हैं। चैप्टर नंबर 1 को जो नंबर दिया गया है वो है चैप्टर नंबर 9, क्योंकि चैप्टर नंबर 8 तक जो है वो आप 9th में पढ़ चुके हैं। तो अब जो है आज हम चैप्टर 9 जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर का नेम है केमिकल इक्विलिब्रियम। अब केमिकल लफ्ज लग गया और साथ आ गया है इक्विलिब्रियम। तो केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है? केमिकल इक्विलिब्रियम रिएक्शंस में इक्विलिब्रियम कायम होता है, उसकी हम जो स्टडी करते हैं वो हम इस चैप्टर में करते होते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम में। केमिकल इक्विलिब्रियम है क्या स्टूडेंट्स? दो चीजें आपने जहन में रखनी है। दो किस्म के हमें रिएक्शंस जो हैं वो देखने को मिलते हैं। एक होता है फॉरवर्ड रिएक्शन और एक होता है रिवर्स रिएक्शन। फॉरवर्ड का मतलब जो होता है वो होता है आगे की जानब मूव करना, और रिवर्स का मतलब होता है बैक साइड की तरफ जो है वो मूव करना। तो हम दो किस्म के रिएक्शन यहाँ पढ़ने लगे हैं। एक होगा फॉरवर्ड रिएक्शन और एक होगा रिवर्स रिएक्शन। जब इन दोनों का रेट बराबर हो जाता है तो हम कह देते हैं कि रिएक्शन जो है वो केमिकल इक्विलिब्रियम में आ चुका है। अब इस बिना पर दो जो किस्म के और रिएक्शंस जो है हमें अंडरस्टैंडिंग करना पड़ेगी उनकी। एक होगा रिवर्सिबल रिएक्शन और एक होगा इरिवर्सिबल रिएक्शन। जो हमारा आज टॉपिक है वो यही है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन, और उनके दरमियान कैसे जो है वो केमिकल इक्विलिब्रियम में कायम होता है। तो रिवर्सिबल रिएक्शन उस रिएक्शन को कहते होते हैं जिसमें जितना रिएक्शन फॉरवर्ड जाता है उतना ही बैकवर्ड आ जाता है। मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड भी जाए और बैकवर्ड भी जाए, फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों किस्म का रिएक्शन हो, इसको हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। अच्छा, दूसरा होता है इरिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो सिर्फ एक तरफा जो है वो होते हैं, मतलब सिर्फ एक साइड होते हैं, वन साइडेड जो रिएक्शन होते हैं उनको हम क्या कह देते हैं कि ये जो है ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है। फिर दो टर्म आपने और जहन में रखनी है, एक है रिएक्टेंट्स और दूसरी है प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स क्या होते हैं? रिएक्टेंट्स वो सारी चीजें होती है जो आपस में रिएक्ट करके कोई ना कोई चीज बनाती होती हैं। आप कोई भी एग्जाम्पल ले लें, कोई भी एग्जाम्पल ले लें, दो चीजें आपस में जो है वो मिल रही होती हैं। जैसा कि अब हम खाना पकाने की ही लगा लें मिसाल, तो जब हम खाना पकाते हैं तो मुख्तलिफ किस्म की जो है मतलब सब्जियां, मसाला जात, घी, पानी वगैरह हम डालते हैं। तो ये सारे रिएक्टेंट्स है और इसके नतीजे में जो हमें मिलता है वो है प्रोडक्ट। जो हमें खाना हम जो खाते हैं वो प्रोडक्ट। ये सिंपल सी मैंने आपको एग्जाम्पल दी है इस चीज को समझने के लिए। तो हम जो है केमिस्ट्री में 10th की केमिस्ट्री में जो हम ये चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करने लगे हैं उसमें हमने ऐसे सारे रिएक्शंस जो हैं वो बताने हैं। किस तरह के जो रिएक्शंस है वो फॉरवर्ड होंगे और किस तरह के जो है वो रिएक्शन है बैकवर्ड होंगे, और उनकी हम शनाख्त कैसे करेंगे। रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट क्या होते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है और इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, अब हम इस लेक्चर को जो है वो नोट्स के जरिए मैं आपको समझाता हूँ। जी, ये अब चैप्टर 9 शुरू करते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम। और टॉपिक जो है वो हमने अभी जो पढ़ना है वो है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शंस जो है वो हमने पढ़ने हैं। तो रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, तो ऐसी सब्सटेंस, द सब्सटेंस दैट कंबाइन इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट। यानी कि ऐसी चीज़ें जो किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान आपस में मिलती हैं उनको हम कहते होते हैं रिएक्टेंट्स। एंड द न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट। और जो ऐसी चीज़ें जो किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान जो हैं वो बनती होती हैं तो उनको हम कहते होते हैं प्रोडक्ट। मतलब रिएक्टेंट्स हर वो चीज़ होगी जिसने आपस में रिएक्शन करना है या आपस में कंबाइन होगी, उसको हमने कहना है कि ये रिएक्टेंट्स हैं। और उस रिएक्टेंट के नतीजे में जो नया सब्सटेंस बनता होता है उसको हम क्या कह देते होते हैं कि ये प्रोडक्ट है। अब फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास H2 और O2 है, ये दोनों आपस में कंबाइन होते हैं तो H2O बनता है। अब इस रिएक्शन में हमारे पास H2 और O2 ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं, जबकि H2O जो है ये हमारा प्रोडक्ट है। देखें यहाँ पे ये H2 और O2 ये दोनों आपस में कंबाइन हो रहे हैं। ये क्या हो रहे हैं? आपस में कंबाइन हो रहे हैं और ये दोनों क्या कहलाते हैं? रिएक्टेंट्स। और इनके कम्बिनेशन के रिजल्ट पे जो है वो हमें मिलता है H2O, जो कि क्या कहलाता है? प्रोडक्ट।
ये 2 और ये 2 ये बैलेंसिंग कोफिशिएंट होते हैं कि हमने इक्वेशन को बैलेंस करना होता है। जैसा कि जब हम H2O बनाते हैं, अकेला H2O, ये ब्लू कलर वाला देखें तो इधर हम देखते हैं कि ऑक्सीजन 1 है, जबकि इधर जो है वो ऑक्सीजन 2 है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने जब 2 लगाया तो ये 2 ऑक्सीजन तो हो गया, 2 ऑक्सीजन मुकम्मल हो गया, लेकिन साथ ही साथ ये जो हाइड्रोजन है H2 ये है और 2 ये, 2 और 2 मतलब 4 हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हमने फिर 2 लगाकर इनको हमने इक्वेशन को जो है वो बैलेंस किया। तो ये रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट होते हैं। अब आते हैं हमारा इरिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है? द रिएक्शंस इन विच द प्रोडक्ट डू नॉट रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड इरिवर्सिबल रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन जिनमें प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट्स नहीं बनाते, मतलब ये कि कुछ रिएक्शन हम आगे अभी पढ़ने वाले हैं ऐसे होंगे कि जिसमें जो प्रोडक्ट होता है वो दोबारा टूट कर रिएक्टेंट्स में चेंज हो जाता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। दे आर सपोज टू कंप्लीट, ये कंप्लीट होने को मतलब हमने कंसीडर करना है कि ये रिएक्शन जो है ये कंप्लीट हो जाएंगे टोटली, यानी कि 100% जो रिएक्टेंट्स हैं वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाएंगे। दे आर रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग सिंगल हेडेड एरो बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। इस एरो से हमने जाहिर करना है, ये सिंगल हेडेड जो है ये एरो, ये हेड है इसका, तो ये सिंगल हेडेड एरो कहलाता है। अब पीछे वाली एग्जाम्पल जो है हम दोबारा कंसीडर करते हैं, जैसे कि H2 और O2 ये दोनों आपस में कंबाइन होकर सिर्फ H2O बनाते हैं, मतलब ये रिएक्शन सिर्फ इस तरफ को चलता है। तो इसको देखें हमने किससे ज़ाहिर किया है? सिंगल हेडेड एरो से। तो ऐसे रिएक्शन इरिवर्सिबल रिएक्शन कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट्स आपस में मिलकर जो है वो प्रोडक्ट बना रहे हैं और प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ बन रहा है, प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट्स नहीं बना रहा। सो अब आ जाता है रिवर्सिबल रिएक्शन। इस टर्म से आपको पीछे वाले टर्म जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। कैसे जी? अब ये ऐसे रिएक्शन होते हैं, द रिएक्शंस इन विच द प्रोडक्ट्स कैन रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स, कि ऐसे रिएक्शन जिनमें प्रोडक्ट जो है वो दोबारा रिएक्टेंट्स बनाते हैं, तो उनको हम क्या कह देते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन। जैसा कि अब सबसे पहले ये एग्जाम्पल समझे, फिर प्रॉपर्टीज देखते हैं। जैसे कि H2 ये गैस है और I2 ये भी गैस है, ये दोनों आपस में मिलकर HI हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन आयोडाइड दोबारा जो है वो डीकम्पोज होकर दोबारा टूट कर, यानी कि हाइड्रोजन आयोडाइड दोबारा से जो है वो रिएक्टेंट्स में चेंज हो रही है। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, H2 और I2 दोनों रिएक्टेंट्स है, दोनों मिलकर HI प्रोडक्ट बना रहे हैं, जबकि HI जो है ये प्रोडक्ट है, तो ये दोबारा टूट कर जो है वो रिएक्टेंट्स बना रही है। दीज रिएक्शन नेवर गो टू कंप्लीशन, ये रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होते, कभी तकमील को नहीं पहुंचते। क्यों? इसकी वजह यही है कि भाई इसमें जो है रिएक्टेंट्स मिलकर प्रोडक्ट बना रहे होते हैं और जो प्रोडक्ट होते हैं वो दोबारा से रिएक्टेंट्स बना रहे होते हैं, जिस वजह से ये रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होते। तो दे आर रिप्रेजेंटेड बाय डबल हेडेड एरो, इनको जो है वो हमने डबल हेडेड एरो से, डबल एरो से जो है वो रिप्रेजेंट करना है, जैसा कि यहाँ पे जो है वो रिप्रेजेंट किया गया बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के दरमियान। दीज रिएक्शन प्रोसीड इन बोथ साइड, ये दोनों तरफ होते हैं, यानी कि ये अब ये देखिए, ये जब ये दोनों आपस में मिलके इस तरफ को रिएक्शन जाएगा ना, इसको आपने कहना है फॉरवर्ड रिएक्शन, और जब ये टूट कर दोबारा इधर को आएगा तो इसको आपने कहना है रिवर्स रिएक्शन या बैकवर्ड रिएक्शन। ज़्यादातर जो हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं वो रिवर्स रिएक्शन का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि इन दोनों के लिए हमने कहना है कि H2 और I2 ये फॉरवर्ड रिएक्शन शो कर रही हैं, और जो HI है क्योंकि ये दोबारा टूट कर रिएक्टेंट्स में चेंज हो रही है, तो इसको हमने क्या कह देना कि ये रिवर्स रिएक्शन है। अब एग्जाम्पल से हमने इसको क्लैरिफिकेशन इसकी पढ़नी है जी। तो आ रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड आयोडीन, अब रिएक्शन जो है वो हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन और आयोडीन के। जो हाइड्रोजन है इसका कलर जो होता है ये पर्पल होता है, जबकि जो हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है ये एक कलरलेस जो है वो कंपाउंड होता है। तो जब हम हीटिंग करते हैं, जो वेपर्स होते हैं क्लोज्ड जो है वो फ्लास्क हमने लेनी है, हाइड्रोजन आयोडाइड इज फॉर्म्ड, मतलब ये कि जब हमने क्लोज फ्लास्क में क्या करना है, हाइड्रोजन और आयोडीन को, आयोडीन जिसका कलर क्या है पर्पल है, तो उनको जब हमने हीट करना है एक क्लोज फ्लास्क में, तो क्या हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा हाइड्रोजन आयोडाइड जो कि कलरलेस है। तो क्या होगा, क्योंकि पता कैसे चलेगा हमें कि ये रिएक्शन हो रहा है, उसकी वजह यह है कि जो पर्पल कलर होता है ना हाइड्रोजन का, उसका आयोडीन का जो पर्पल कलर है आयोडीन का, वो फेड्स, मतलब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो गायब होना शुरू हो जाता है।
एज इट रिएक्ट विद हाइड्रोजन, जैसे जैसे वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करती है उसका जो पर्पल कलर है वो डिस्चार्ज होना, खारिज होना, या यूं कह ले कि फेड्स होना। फेड से मुराद क्या है, मैंने बताया अभी आपको कि आहिस्ता आहिस्ता फेड्स से मुराद ये होता है कि कलरलेस हो जाना, टू फॉर्म कलरलेस हाइड्रोजन आयन। अब ये जो रिएक्शन है इसको आपने क्या कह देना है कि ये फॉरवर्ड रिएक्शन, जैसा कि H2 और I2 दोनों गैसेज आपस में मिल रही हैं और ये क्या बन रहा है हमारे पास HI, ये भी गैस फॉर्म में है, तो ये एक कलरलेस है। अब यहाँ पे ये जो पर्पल कलर है आयोडीन का ये आहिस्ता आहिस्ता फेड्स हो जाएगा और यूं जो है वो हाइड्रोजन आयोडाइड कलरलेस हमारे पास बन जाएगी। जबकि दूसरी तरफ देखें कि जब हाइड्रोजन आयोडाइड को हम देखते हैं कि अगर हम इस अकेली को लेकर किसी मेथड से या इसी फ्लास्क में जब हम गर्म करते हैं तो हाइड्रोजन आयोडाइड जो होती है ना ये दोबारा से हाइड्रोजन और आयोडीन में जो है वो चेंज होना शुरू हो जाती है। अब इसकी फॉर्मेशन को हम कैसे कंफर्म कर सकते हैं कि जो आयोडीन का पर्पल कलर जो कि पीछे जो है वो हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते वक्त फेड्स हो गया था वो दोबारा से पर्पल कलर जो है वो शो होना शुरू हो जाएगा। तो इन दिस केस हाइड्रोजन आयोडाइड एक्ट एज अ रिएक्टेंट एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन एंड आयोडीन वेपर, इट इज कॉल्ड एज रिवर्स रिएक्शन। और इसको हमने क्या कह देना है कि ये एक रिवर्स रिएक्शन है। अब यहाँ पे आप डायग्रामेटिकली देखें, ये हाइड्रोजन है कलरलेस और ये पर्पल कलर की जो है वो मैंने आयोडीन बनाई है। अब ये जो आयोडीन और हाइड्रोजन जब ये दोनों आपस में मिले हैं तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बना है वो हाइड्रोजन आयोडाइड है। आप यहाँ पे देख रहे हैं मैंने एक बॉक्स जो है ये तो हमें हाइड्रोजन साफ दिख रही है, यहाँ पे मैंने थोड़ी सी फेडिंग शो की है, मतलब ये आहिस्ता आहिस्ता जो है ये कलरलेस हो जाना है इसने हाइड्रोजन आयोडाइड ने। अब क्या होगा जब हाइड्रोजन आयोडाइड, क्योंकि हम ये एक क्लोज, ये एक ही फ्लास्क है, ये नहीं आपने समझना कि पता नहीं यहाँ से जो है वो रिएक्शन इधर जा रहा है, एक ही फ्लास्क है लेकिन इसकी कंडीशन दो है तो इसलिए दो फ्लास्क के जरिए जो है वो बताया। अब जब आप इसको गर्म कर रहे हैं तो ये आपके पास यही फ्लास्क जो है इसमें ये प्रोडक्ट बन जाएगा। थोड़ी देर बाद जब आप मतलब रिएक्शन जारी रहता है तो फिर क्या होता है कि ये अगेन जो आपको पर्पल कलर दोबारा दिखाई देना शुरू हो जाता है। तो मतलब ये कि आपको कलरलेस और ये जो पर्पल कलर है ये कभी फेड्स होता और कभी रीअपियर्स होता जो है वो दिखाई देगा। अब जब हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में मिलेंगी तो इस रिएक्शन को आपने क्या कह देना है, कम्बिनेशन कहना है, क्योंकि कम्बिनेशन क्या होता है जब दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स आपस में मिलते हैं तो इसको हम क्या कह देते हैं कि ये एक कम्बिनेशन रिएक्शन है। अब डीकम्बिनेशन क्या होता है, डीकम्बिनेशन होता है टूटना। जैसा कि अब यहाँ पे हाइड्रोजन आयोडाइड यानी कि हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में मिल चुकी है तो हाइड्रोजन और आयोडीन जब दोबारा अलग होगी तो इस चीज़ को आपने क्या कह देना है कि ये एक डीकम्पोजिशन या डीकम्बिनेशन रिएक्शन है। अच्छा, इसकी इक्वेशन को भी देख लें। अब ओवरऑल जो आप इक्वेशन है रिवर्सिबल रिएक्शन की वो आप इस तरह से जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये दोनों बता रहा है, ये ऊपर वाला एरो बता रहा है कि ये फॉरवर्ड रिएक्शन जा रहा है, ये डेल्टा साइन जो होता है ये हीट का होता है, और नीचे वाला एरो बता रहा है कि ये बैकवर्ड रिएक्शन जा रहा है। अब ये जो ऊपर वाला एरो है ये रिएक्टेंट्स के लिए हम मोस्टली कंसीडर करते हैं और जो नीचे वाला एरो है ये हम प्रोडक्ट के लिए कंसीडर करते हैं कि जो प्रोडक्ट है ये रिवर्स रिएक्शन शो कर रहा है जबकि ये दोनों जो है ये फॉरवर्ड रिएक्शन शो कर रहे हैं। तो अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड ये एक सॉलिड सब्सटेंस होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। जब आप इन दोनों को एक फ्लास्क में लेकर गर्म करते हैं तो हमारे पास बनता है कैल्शियम कार्बोनेट जो कि एक सॉलिड फॉर्म में ही हमें मिलता है। तो जब आप कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं किसी भी ओपन फ्लास्क में तो ये डीकम्पोज होता है किस तरह से कि इसमें से कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनना शुरू हो जाती है। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है ओपन फ्लास्क ऐसी फ्लास्क होती है जिसको आप ऊपर से कवर नहीं करते, जैसा कि ये पिछले रिएक्शन में देखे तो यहाँ पे हमने ये क्लोज की हुई है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, हमने फर्ज किया कि हमारे पास एक ओपन फ्लास्क है। यहाँ पर ये आप देखें तो जब ये ओपन फ्लास्क थी तो ये इरिवर्सिबल रिएक्शन था और ये गोज टू कंप्लीशन, ये कंप्लीट हुआ कैसे कि जब आपने कैल्शियम कार्बोनेट को हीट अप किया है तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड के जो मॉलिक्यूल्स बने थे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होने की वजह से ये ऊपर इवॉल्व हो जाएगी। ये मैंने जो स्काई ब्लू कलर में शो की है वैसे कार्बन डाइऑक्साइड का जो कलर होता है ये कलरलेस गैस होती है। तो यूं जो है ये जब स्केप होती जाएगी मतलब कार्बन डाइऑक्साइड एक जो है इसमें से प्रोडक्ट स्केप होता जाएगा नीचे सिर्फ कैल्शियम ऑक्साइड बचता जाएगा, तो ये रिएक्शन जो है वो कंप्लीट होगा। लेकिन अगर हम इसको क्लोज्ड वेसल में करते हैं, क्लोज्ड फ्लास्क में करते हैं तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगा। कैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट जब हम इसको हीट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा। अब चूंकि वेसल क्लोज है तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये दोबारा से कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करना शुरू कर देती है
और यूं जो है फिर क्या होता है, दोबारा से कैल्शियम कार्बोनेट बनना शुरू हो जाता है। तो व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड इन ओपन फ्लास्क इट डीकम्पोज टू फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाना शुरू कर देती है। अब CO2 escapes आउट एंड रिएक्शन गोज टू कंप्लीशन, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये एस्केप होती जा रही है, तो रिएक्शन जो है ये आपका कंप्लीशन मुकम्मल होगा। तो व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड इन द क्लोज्ड फ्लास्क, जब आप इसको क्लोज्ड फ्लास्क में जो है वो हीटअप करेंगे, सो दैट CO2 कांट एस्केप आउट। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड एस्केप नहीं हो रही, क्यों? क्योंकि जो हमारे पास अब जो फ्लास्क है ये क्लोज्ड है। तो व्हेन रिएक्शन स्टार्ट्स ओनली डीकम्पोजिशन टेक प्लेस ऑन फॉरवर्ड रिएक्शन, जब रिएक्शन स्टार्ट होता है तो सिर्फ और सिर्फ डीकम्पोजिशन होती है। लेकिन आफ्टर सम टाइम CO2 स्टार्ट कंबाइनिंग विद कैल्शियम ऑक्साइड टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट, लेकिन थोड़ी देर बाद जब CO2 की काफ़ी मकदार इधर हो जाती है तो ये दोबारा से कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाना शुरू कर देती है। और ये यहाँ पर जो आप देखें कि जब कैल्शियम कार्बोनेट डीकम्पोज होकर टूट कर जो है वो CO2 और CaO में कैल्शियम ऑक्साइड में चेंज हुआ, तो इसको आपने कहना है कि ये फॉरवर्ड रिएक्शन है। और जब कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड ये दोनों आपस में मिलकर कैल्शियम कार्बोनेट बना रहे हैं, तो इसको आपने कह देना है कि ये रिवर्स रिएक्शन है। अब इन द बिगिनिंग फॉरवर्ड रिएक्शन इज फास्ट, क्योंकि शुरू शुरू में हमारे पास रिएक्टेंट्स की मिकदार ज़्यादा होती है, तो फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो फास्ट होता है। एंड रिवर्स रिएक्शन इज स्लो, और रिवर्स रिएक्शन जो है वो हमारा स्लो होता है। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त गुजरने के साथ साथ द रिवर्स रिएक्शन स्पीड्स अप, अब रिवर्स रिएक्शन जो है ये भी, इसकी भी स्पीड जो है वो बढ़ती जाती है। बोथ रिएक्शन गो ऑन एट द सेम रेट, और फिर एक वक्त आता है कि जब दोनों रिएक्शन सेम रेट में होते हैं। सेम रेट से मुराद ये है कि जितना कैल्शियम कार्बोनेट डीकम्पोज होकर टूट कर कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड में चेंज हो रहा है, उतना ही ये दोनों आपस में कंबाइन होकर दोबारा से कैल्शियम कार्बोनेट उतना बना देते हैं। तो इस चीज़ को हमने क्या कह देना है कि ये सेम रेट है, मतलब जितनी स्पीड से रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है उतनी ही स्पीड से रिएक्शन जो है वो रिवर्स आ रहा होगा, तो इसको आपने कहना है सेम रेट। तो एट दिस स्टेज डीकम्पोजिशन एंड कॉम्बिनेशन टेक प्लेस एट सेम रेट बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, लेकिन डायरेक्शन इनकी ऑपोजिट कैसे, कि देखिए ये फॉरवर्ड जा रहा है और ये रिवर्स जा रहा है, तो यूं जो है इनके ऑपोजिट डायरेक्शन है। एज अ रिजल्ट द अमाउंट्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड डू नॉट चेंज। तो क्या होता है कि इनकी जो अमाउंट्स होती है वो चेंज नहीं होती, क्यों? क्योंकि जितना कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पे हमारे पास जो है वो डीकम्पोज हो रहा है, उतना ही आगे जो है वो क्या कहते हैं कि दोनों आपस में मिलकर इसको कंपोज कर रहे हैं, इसको बना रहे हैं। अब इसको रिवर्सिबल तरीके से जो है वो आपने ऐसे शो करना है।